हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय भूगोल, पाठ 7वां मानवीय बस्ती। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने भारत के अधिवासियों का वितरण और ब्राजील में अधिवासियों का वितरण किस प्रकार से हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। यदि आप लोग ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है भारत का नगरीकरण और ब्राजील का नगरीकरण। हम लोग देखने वाले भारत में नगरीकरण कौन कौन से इलाकों में ज़्यादा नगरीकरण हुआ है और वहाँ पर नगरीकरण होने का क्या कारण है, किस कारण से वहाँ पर नगरीकरण हुआ है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ब्राजील में कौन कौन सा ऐसा इलाका है या कौन कौन से ऐसे विभाग है जहाँ पर नगरीकरण किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नगरीकरण किसे कहा जाता है। तो पूरे देश की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वह नगरों में रहती है। पूरे देश की जनसंख्या में से, किसी देश की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है, इस आधार पर नगरीकरण की परिणाम निश्चित किया जाता है कि कितना उसका नगरीकरण होगा। ठीक है, अलग अलग कारण हो सकते हैं नगरीकरण होने के। किसी इलाके में वहाँ पर नगरीकरण होने का क्या कारण हो सकता है कि वहाँ पर आवश्यक सुख सुविधाएं जो रहेंगी वो उपलब्ध रहेंगे, रोजगार उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, जो मेट्रो ट्रेन होती है वो उपलब्ध रहेंगे, यातायात के सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। तो आदि कारणों की वजह से लोग क्या करते हैं, ग्रामीण भाग से नगर में जाकर क्या होते हैं, बस जाते हैं और इस प्रकार वहां पर नगरीकरण होना शुरू हो जाता है। अगर बात करें भारत में तो सबसे ज्यादा जो नगरीकरण भारत में है वह गोवा इस राज्य में हुआ है। ठीक है, वहां पर 60% आबादी जो है वह नगरों में रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हुआ। भारत में अगर बात करें तो भारत में जो उत्तर भारत है, ठीक है, भारत का उत्तरी इलाका है, वहां पर नगरीकरण बहुत कम है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे उत्तर भारत में आप देखेंगे हिमालय का पर्वत है। ठीक है, और इन सभी कारणों की वजह से वहां पर नगरीकरण थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में नगरीकरण किस प्रकार से हुआ है। भारत में नगरीकरण कैसे हुआ, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक रेखालेख दिया गया है। इस रेखालेख के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर नगरीकरण कैसे हुआ है, कितना हुआ है। यदि आप लोग देखेंगे तो 1961 में जो भारत की जनगणना की गई थी तो भारत का नगरीकरण 18% था। मतलब कुल जनसंख्या में से 18% जो जनसंख्या थी वो नगरों में रहती थी। 1971 में नगरीकरण जो है आप लोगों को दिखेगा 18.2%, 1981 में 23.3% और 1991 में 25.7%, 2001 में 27.8%, 2011 में 31.2% है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो भारत में नगरीकरण की जो गति है वह बहुत धीमी गति से दिखाई दे रही है, लेकिन नगरीकरण हो रहा है। किसकी तुलना में? आज़ादी की तुलना में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इतना ज़्यादा नगरीकरण नहीं हुआ था, लेकिन आज नगरीकरण भारत में हो रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सन 1961 में नगरीकरण कितना था। यदि हम लोग बात करें 1961 की तो 1961 में नगरीकरण हुआ था 18%। किस दशक में नगरीकरण सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा नगरीकरण कौन से दशक में हुआ था? तो इसका आंसर आएगा, यदि आप लोग देख सकते हो 2001 से 2011 के बीच में देख लो तो 27 से लेकर 31, मतलब 4% का अंतर है। कितने प्रतिशत का अंतर है? 4। यदि यहाँ पर देखो 25 से 27 तो 2% है, यहाँ पर देखोगे 23 से 25 तो 2% है, यहाँ पर 18 से 23 देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर भी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये देख लो 18 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण हुआ था वह दशक 2001 से और 2011 के बीच में नगरीकरण ज़्यादा पाया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को? चलिए अब अगला देख लेते हैं, किस दशक में नगरीकरण की वृद्धि बहुत कम हुई है। तो सबसे ज्यादा अगर नगरीकरण की वृद्धि कम हुई है तो वह दशक कौन सा है? वह दशक आप लोग देख लीजिए 1961 से लेकर 1971, सिर्फ 0.2% बढ़ा है। 1961 से लेकर 1971, इस दशक में सबसे कम नगरीकरण हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रेखालेख की प्रवृत्ति देखते हुए भारत में होने वाले नगरीकरण के विषय में आप कौन से निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। यदि रेखालेख को हम लोग ध्यान से देखें तो हमको समझ में आएगा कि भारत में जो नगरीकरण है उसमें वृद्धि हो रही है, स्लो गति से हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन नगरीकरण में वृद्धि हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया कि आप लोगों को?
चलिए अब आगे देखते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण, इससे स्पष्ट होता है कि भारत में नगरीकरण की गति कम है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण 31% था, विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। अगर विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों की तुलना में भारत का जो नगरीकरण है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है। ऐसा हो पर देश की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। देश की जो नगरीकरण की वृद्धि है वो बहुत कम गति से हो रहा है। विकसनशील देशों की तुलना में जो नगरीकरण है बहुत धीमी गति से हो रहा है, लेकिन देश में नगरीकरण में वृद्धि हो रही है। नगरीकरण में शहरों का विस्तार, नए शहरों की उदय भूमिका उल्लेखित है। ठीक है, नगरीकरण में क्या होता है, नए नए शहरों का क्या होता है, उदय होता है, नए नए शहर निर्मित होते हैं। ठीक है, भारत में नगरीकरण की स्थिति को देखते हुए उत्तर की तुलना में दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ है। अगर हम लोग बात करें भारत में तो उत्तर की तुलना में दक्षिण भाग में, भारत के दक्षिणी इलाकों में नगरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, दक्षिणी इलाके मतलब जहां पर आप लोगों को तमिलनाडु, केरल ये सब इलाका दिखता है, वहां पर नगरीकरण थोड़ा सा ज्यादा हुआ है भारत में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? ठीक है, अब आगे, गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। इस राज्य में करीब 62% जो जनसंख्या है वह नगरों में रहती है। दिल्ली में नगरीकरण 80% से अधिक है। अभी आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि गोवा में नगरीकरण सबसे ज्यादा है, लेकिन 62% है, लेकिन 80% देख के आपको लगेगा कि दिल्ली में ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जो गोवा है वो दिल्ली से छोटा है। गोवा है जो दिल्ली से छोटा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि गोवा में नगरीकरण सबसे ज्यादा हुआ है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में नगरीकरण ज्यादा पाया जाता है। ये पश्चिमी तरफ आते भारत के। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, इन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है, क्योंकि ये राज्य जो होते हैं, इन राज्यों का अधिकतर जो व्यवसाय होता है वो कृषि पर आधारित होता है, और ये उत्तर भारत की तरफ आते हैं जहां से हिमालय का ढलान होता है। जम्मू कश्मीर आप लोग जानते हो, तो वहां पर जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है, जिसकी वजह से वहां पर नगरीकरण नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तमिलनाडु की बात कर दें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, केरल, इन राज्यों में रोजगार उपलब्ध ज्यादा होते हैं। जो युवा वर्ग होता है वह ज्यादा करके इन्हीं शहरों की ओर ज्यादा प्रस्थान करता है रोजगार के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाने वाला वर्णमापी क्षेत्रगण मानचित्र पद्धति के साथ बनाइए और टिप्पणी लिखिए। मतलब क्षेत्रगण पद्धति से मानचित्र बनाना। यदि आप लोग देख सकते हो, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 0 से 20% कहाँ पर पाया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, असम और उड़ीसा, ये जो 4 राज्य हैं यहाँ पर आपको 0 से लेकर 20% नगरीकरण मिलेगा। 21 से लेकर 40% कहाँ पर नगरीकरण हुआ है, तो मेघालय है, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप, पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में नगरीकरण जो है वह 21 से 40% नगरीकरण हुआ है। 41 से 60% अगर नगरीकरण हुआ है तो वह गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, केरल, तमिलनाडु और मिजोरम। यहाँ पर नगरीकरण 41 से लेकर 60% हुआ है। 61 से लेकर 80% जो नगरीकरण है वह गोवा, पुडुचेरी, दमन और द्वीप और लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन द्वीप और लक्षद्वीप, ये जो इलाके हैं ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। अब 81 से 100% जो नगरीकरण है चंडीगढ़ हो गया, और भारत की राजधानी दिल्ली, यहाँ पर नगरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। लगभग 80% से ज्यादा यहाँ पर नगरीकरण पाया जाता है। चंडीगढ़ हो गया और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भारत में कौन से इलाकों में कहां पर नगरीकरण कितना हुआ है। ठीक है, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की तुलना में जो मध्य भारत है वहां पर नगरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। भारत के उत्तरी भाग में क्या है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर नगरीकरण बहुत कम हुआ है। लगभग 0 से लेकर 40% आ जाता है। ये जो इलाके आ जाते हैं वो उत्तर भारत की तरफ आ जाएगा। यदि बात करें भारत के केंद्र शासित प्रदेश में, तो राज्य जो चंडीगढ़ है और जो हमारी राजधानी है दिल्ली, वहां पर नगरीकरण 80 से 100% हुआ है। भारत के मध्य भाग में जो गुजरात है वहां पर नगरीकरण 41 से 80% आप बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि भारत में नगरीकरण कहां पर कितना हो रहा है, और इससे समझ में आता है कि भारत में जो शहरीकरण है या नगरीकरण है उनकी जनसंख्या निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को? चलिए अब आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस क्षेत्र में के लोग अनेक पीढ़ियों से नदी किनारे, पठारों और पहाड़ियों पर भी रहते पाए जाते हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग भारत के उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर
पुरानी पीढ़ियों से, पुराने जमाने से लोग कि नदी किनारे, पठारों पर, पहाड़ियों पर रहते हैं। इंद्रप्रस्थ दिल्ली, जिसको पहले दिल्ली का पहला नाम इंद्रप्रस्थ था, मिथिला, वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उज्जैन, प्रतिष्ठान या पैठण, ये तत्कालीन नगर थे, ये पहले के नगर थे। ठीक है, भारत में जो नगरीकरण है वो बहुत पहले शुरू हुआ था। इससे यह परिलक्षित होता है कि भारत में नगरीकरण बहुत बड़ी परंपरा रही है, बहुत पुरानी परंपरा रही है भारत में नगरीकरण की। बहुत समय से भारत में नगरीकरण होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम, उड़ीसा, इन राज्यों में ज्यादा नगरीकरण नहीं हुआ है, लेकिन बाकी देखा जाए तो नगरीकरण बहुत ज्यादा भारत में भी होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने समझा कि भारत में नगरीकरण कहाँ पर कितना हो रहा है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, रोजगार को उपलब्ध हो सकते हैं, और वहाँ पर जो संसाधन होते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है और औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा विकास हुआ होता है, इसलिए लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर नगरीकरण ज़्यादा होता है। अब आगे देखते हैं नगरीकरण। स्टूडेंट्स, अभी हमको क्या देखना है? ब्राज़ील का नगरीकरण। ब्राज़ील में कौन से इलाकों में ज़्यादा नगरीकरण हुआ है? तो यदि आप लोगों को ब्राज़ील का मैप याद होगा स्टूडेंट्स, तो ब्राज़ील का मैप जो कुछ इस तरह से होता है, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ब्राज़ील का जो पूर्वी तट है वहाँ पर नगरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, पूर्वी तट में नगरीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो ब्राज़ील सरकार है वह ब्राज़ीलियन लोगों को, जो ब्राज़ील में लोग रहते हैं, उनको पश्चिम की ओर चलो की नीति अपना रहे, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और आने वाले कुछ समय के बाद वहाँ पर जगह नहीं बचेगी लोगों को रहने के लिए। इसलिए वहाँ की जो सरकार है वो जनता को प्रोत्साहित कर रही है कि वहाँ के लोग पश्चिम की ओर जाकर रहे, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन बहुत कम उपलब्ध है। जिस तरह स्टूडेंट्स ब्राज़ील में सरकार पश्चिम की ओर नीति अपनाई, उसी तरह भारत में जो सरकार ने नीति अपनाई है वह गांव की ओर चलो की नीति अपनाई, ग्रामीण क्षेत्र की ओर चलने की नीति भारत सरकार ने अपनाई हुई है, क्योंकि लोग शहरों में ज़्यादा बस जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शहरों की जनसंख्या बढ़ने से अलग अलग हानियां निर्माण होगी, जैसे वहाँ प्रदूषण ज़्यादा होगा, ठीक है, और भी आतंकवाद ज़्यादा बढ़ेगा। इनकी वजह से सरकारें क्या करती है, अलग अलग नीतियां अपनाती, जैसे ब्राजील ने पश्चिम की ओर चलो की नीति अपनाई और भारत ने ग्रामीण की ओर चलो की नीति भारत ने अपनाई हुई है। ठीक है, चलिए पढ़ के समझते हैं। पृष्ठ नंबर 49 पे दी गई तालिका के आधार पर ब्राजील में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है। इस तालिका के आधार पर रेखालेख तैयार कीजिए, उसका अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। नीचे कुछ जानकारियां दी गई पेज नंबर 49 पर, वहां पर उस जानकारी के माध्यम से, जैसे आपने भारत का रेखालेख देखा था, उसी तरह ब्राजील का भी आपको रेखालेख तैयार करना है, और रेखालेख तैयार करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के जो रेखालेख होते हैं स्टूडेंट्स, वो पेपर में आते हैं 4 मार्क्स के लिए, तो आप इस तरह की रेखालेख का प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगा। पर ब्राजील नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिया है, तालिका दी गई है, इस आधार पर हमको रेखालेख तैयार करना है। इस तरह से रेखालेख तैयार करना, यहाँ पर वर्ष रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, प्रतिशत रहेगा, और इस तरह से आकृति चलेगी जैसा आपने भारत का देखा था। ठीक है, दिए गए आंकड़ों में कितना कालांतर है? दिए गए आंकड़ों में अगर देखिए तो 1960, 1970, 80, 90, 2000, 2010, तो 10 वर्ष का कालांतर है, 10 वर्ष का अंतर पाया जाएगा। किस कालखंड में नगरीकरण अधिक गति से हुआ है? कौन सा ऐसा कालखंड था जहां पर आपको नगरीकरण ज्यादा दिखाई दे रहा है? तो वह कालखंड है स्टूडेंट्स 1960 से लेकर 1970। इसमें अगर आप देख सकते हो तो लगभग 10% है, 47 और 56, लगभग 10% आप लोग बोल सकते हो, 9 दशमलव समथिंग कुछ तो रहेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर अगर आप घटाओगे तो आपको इतना ज़्यादा नगरीकरण देखने को नहीं मिलेगा। आलेख का विश्लेषण करते हुए 5 वाक्य लिखे। इस तरह का जब आलेख बनेगा तो आलेख क्या दर्शाएगा स्टूडेंट्स कि 1960 से लेकर 1910, इस 50 साल में, 1960 से लेकर 2010, इस 50 साल में नगरीकरण का जो प्रतिशत है बहुत तेजी से बढ़ा है। कहाँ पर? ब्राजील में। 1960 से 1970 में नगरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, 9.7, अगर आप घटाओगे तो 9.7 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 2000 से 2010 में, इस कालखंड में 3.1 सिर्फ बढ़ा हुआ है। तो मतलब इन 10 साल में नगरीकरण बहुत कम हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं बचा है। ठीक है, जो ब्राजील का जो पूर्वी तट है वहाँ पर इतनी जगह नहीं बची कि वहाँ पर अब नगरीकरण हो पाए। ठीक है, इसलिए सरकार क्या बोल रही है वहाँ पर कि पश्चिम की ओर चलो। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं भौगोलिक स्पष्टीकरण। विकासशील देशों में ब्राजील में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है। यदि हम लोग विकासशील देशों की बात करें, विश्व में जितने भी विकासशील देश है, जो विकास कर रहे हैं, उनको विकासशील देश कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो नगरीकरण कहीं हो रहा है तो है ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा नगरीकरण किया जा रहा है। इस देश में नगरीकरण की प्रक्रिया विलक्षणीय है। ब्राजील में करीब 86% जनसंख्या शहरी भाग में रहती है। 86%, मतलब 100 लोग हैं तो उसमें से 86 लोग शहर में रहते हैं। 1960 से 2000 इन 4
दशकों में नगरीकरण की गति बहुत ज़्यादा हुई है, नगरीकरण बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, किंतु उसके बाद ब्राज़ील में नगरीकरण की गति धीमी पड़ गई है, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन ही नहीं बची, वहाँ पर भूमि बची नहीं है कि वहाँ पर नगरीकरण और हो सके। इसलिए मैंने बताया पश्चिम की ओर चलो की नीति ब्राज़ील सरकार ने अपनाया हुआ है। ब्राज़ील मुख्य दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में सायो पायलो महानगर और औद्योगिक प्रदेश में नगरीकरण वृद्धि सर्वाधिक हुई है। सायो पायलो जो महानगर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है, और रियो डी जेनेरो यहाँ पर भी नगरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। देश के केवल कुछ ही भागों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि, अधिवासों का केंद्रीकरण ध्यान में रखते हुए ब्राज़ील सरकार ने पश्चिम की ओर चलो नीति को प्रोत्साहन दिया। सीमित जमीन को ध्यान में रखते हुए ब्राज़ील सरकार ने क्या सोचा है कि पश्चिम की ओर चलो की नीति ब्राज़ील ने अपनाया है। इससे कुछ चुनिंदा भागों में होने वाला नगरीकरण कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, किसी एक ही जगह पर जो नगरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है वह नहीं होगा, और अन्य इलाकों में लोग जाकर रहना पसंद करेंगे। जनसंख्या का विकेंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण मतलब बंटवारा होगा। देश में स्थित जनसंख्या वितरण होने का असमानता कम होगी। जो देश में जनसंख्या का वितरण है वो जो असमानता है, असमानता मतलब कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है, इससे क्या होगा, वो असमानता में कमी आएगी। आकृति 7.6 का अध्ययन कर ब्राजील की नगरीय जनसंख्या संबंधी बिंदुओं पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सर्वाधिक नगरीकरण किन राज्यों में हुआ है और किन राज्यों में नगरीकरण बहुत कम हुआ है। नीचे एक मानचित्र दिया गया स्टूडेंट्स, उस मानचित्र को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्नों को उत्तर देंगे कि कहां पर नगरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है और कहां पर नगरीकरण बहुत कम हुआ है। इसमें से ब्राजील का मानचित्र है, इस मानचित्र को ध्यान में रखते हुए हम लोग दो प्रश्नों को उत्तर देने हैं कि कहां पर नगरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है और कहां पर नगरीकरण बहुत कम हुआ है। ठीक है, तो ये अगर बात करें कि सायो पायलो हो गया, देखो जितना भी रेड गाढ़ा कलर दिख रहा है, सायो पायलो हो गया, रियो डी जेनेरो हो गया, एनसीरिटो सांतो हो गया, सांता कैटरीना हो गया, गुआइयास ब्राजीलिया हो गया, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, तो यहाँ पर नगरीकरण आपको ज्यादा देखने मिलेगा। माटो ग्रासो में भी थोड़ा बहुत है। लेकिन अगर बात करें नगरीकरण सबसे कम कहां पर हुआ है, तो उसमें आएगा पारा और मरानवे, पारा और मरानवे पीआईओ। तो ये कुछ इलाके हैं, ये कुछ राज्य हैं जहां पर नगरीकरण बहुत कम हुआ है। तो स्टूडेंट्स, राज्य से याद आया कि आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ब्राजील में कितने राज्य हैं। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार ब्राजील में कितने राज्य हैं वे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और मुझे ये भी बताइए कि ब्राजील की राजधानी का नाम क्या है। जैसे आपको मालूम भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह ब्राजील की राजधानी क्या है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता दोगे। चलिए अब आगे देखते हैं। दिमाग लगाओ, ब्राजील में नगरीकरण पर परिणाम करने वाले कौन से कारण हैं, कौन है, कारण क्या है। नगरीकरण में सबसे ज्यादा अगर देखें तो जो पूर्वी तट है स्टूडेंट्स, वहां पर उपजाऊ जमीन है और संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही साथ वहां पर 24 घंटे वहां पर विद्युत आपूर्ति है और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या वहीं पर बसी हुई है। रोजगार वहां पर उपलब्ध हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे इलाके जो पूर्वी तट है ब्राजील का, वहां पर नगरीकरण ज्यादा होता हुआ प्रतीत होता है। ये कुछ कारण है। ठीक है, कौवा का उत्पादन वहां पर ज्यादा किया जाता है, खेती के लिए उपयुक्त जमीन वहां पर है। ठीक है, ये सारी चीजें कारण है कि ब्राजील नगरीकरण वहीं पर हुआ है। भौगोलिक स्पष्टीकरण, मानचित्र देखने पर ध्यान में आता है कि ब्राजील का नगरीकरण आंतरिक भागों की अपेक्षा तटीय भाग में अधिक हुआ है। यदि आप मानचित्र देखोगे, ऊपर जो मानचित्र मैंने बताया 7.6 वाला, उसमें अगर आप लोग देखोगे तो उसमें आंतरिक भाग में नगरीकरण बहुत कम हुआ है। जो तटीय भाग है वहां पर नगरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। उत्तर की स्थित राज्यों में अपेक्षा सायो पायलो, गुआइयास, रियो डी जेनेरो राज्यों में नगरीकरण जनसंख्या अधिक है। ब्राजील की उच्च भूमि का प्रदेश एवं अमेजन नदी के मैदान में जनसंख्या कम हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो नगरीकरण हुआ है सायो पायलो, गुआइयास, रियो डी जेनेरो राज्यों में नगरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। इसकी तुलना में अमेजन नदी का मैदान हो गया, जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, उच्च भूमि में, ब्राजील उच्च भूमि में। इस प्रकार इस प्रदेश में मेनोस नामक बंदरगाह है, निग्रो अमेजन नदी के संगम स्थित है, इसलिए यहाँ नगरीकरण अधिक हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो ब्राजील उच्च भूमि है, ठीक है ना, अमेजन नदी के मैदान में, वहां पर नगरीकरण ज्यादा हुआ है, क्योंकि वहां पर मेनोस बंदरगाह और निग्रो और अमेजन नदी का संगम हुआ है। निग्रो और अमेजन नदी वहां पर मिली हुई है, जिसकी वजह से उपजाऊ जमीन वहां पर निर्माण होती है। तो इससे समझ में आता है कि नगरीकरण वहां पर ज्यादा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने समझा कि भारत में नगरीकरण कहाँ हुआ है और ब्राजील में नगरीकरण कहाँ हुआ है, और उनको नगरीकरण होने का कारण भी आपने समझा कि किसी एक ही स्थान पर नगरीकरण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से ऐसे घटक है जो नगरीकरण करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और आपने देखा कि आजादी के बाद या 1960 में जब जनगणना की, उसके बाद और अभी तक नगरीकरण किस गति से बढ़ रहा है, तो हमने समझा कि भारत एक विकसनशील देश है, तो वहां पर नगरीकरण बहुत धीमी गति से हो रहा है। लेकिन अगर ब्राजील की बात करें तो विकसनशील देशों में ब्राजील में सबसे अधिक नगरीकरण हो रहा है। ठीक है,
और नगरीकरण जो भारत में वो धीमी धीमी गति से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। जो वृद्धि और विकास है नगरीकरण का होते जा रहा है और आने वाले कुछ समय में नगरीकरण और तेजी से रफ्तार पकड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।